नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके हूँ आपके लिए सीबीएसई क्लास 10th का साइंस के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों का 2021-22 के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, वो क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये इवनिंग वाले बच्चों का है। मॉर्निंग वाला वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हो तो आपका पेपर का आंसर मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये इवनिंग वाले बच्चों का प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन है सीबीएसई क्लास 10th के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आंसर बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, इन द गिवन केमिकल इक्वेशन आपको बताना था कि ए जो है वो क्या है, तो आपको साफ पता लग रहा है। देखिए, जिंक यहाँ भी है, जिंक यहाँ भी है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर और सल्फेट, तो डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा पहले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको एक डायग्राम गिवन था जिसमें आपको ये पूछा गया था, आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द कलर ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या चेंजेस होगा। देखिए, लाइम वाटर में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो मिल्की हो जाता है, उसका कलर दूधिया हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। तो ए ऑप्शन था। इस प्रयोग में जो चूने के पानी होते हैं उसका रंग बदलाव। तो बच्चों, जब चूना का पानी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो उसका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो ए जो था इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हम सबको पता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उपरोक्त रासायनिक समीकरण निम्न में से किसके साथ नहीं होगी। तो नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होती है, क्योंकि जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन की जगह वाटर बनता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट होता है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों हाइड्रोजन नहीं बनता, नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर बनता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो सी देखिए बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ सोडियम जो है 4 है, यहाँ सोडियम देखिए 2 2 जा 4, ये भी 4 हो गया। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो सी जो है वो पूरी तरह से बैलेंस है। तो जो सी था वो इसका रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले हम डायग्राम को समझते हैं। पीएच ऑफ कंपाउंड ए, यहाँ पर कंपाउंड ए गिवन है कि मान लीजिए कंपाउंड ए जो है वो यहाँ पर है, 7 से लेस देन है तो ये एसिड होगा, 7 से लेस देन है तो एसिड होगा। ये एक कंपाउंड ए है जो इंडिकेट करता है पीएच वैल्यू उसकी, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये एसिड है क्योंकि ये 7 से कम इसका पीएच वैल्यू है। तो इट हैज़ मोर H प्लस आयन। अब सीधी सी बात है, एसिड है तो मोर H प्लस आयन तो होगा ही ना। इट इज सोर इन टेस्ट। अब एसिड है तो स्वाद तो सोर ही होता है, खट्टा ही होता है, तो ये भी ट्रू है। इट इज बेसिक इन नेचर, ये गलत है ना, ये बच्चों गलत है ना। जिसका पीएच 7 से कम होगा वो बेसिक कैसे हो सकता है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा था नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो ये बेसिक इन नेचर नहीं हो सकता। तो सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है। आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, और यौगिक ए का पीएच, यौगिक ए का पीएच स्केल से दर्शाया गया है। इस यौगिक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है, ट्रूथ नहीं है। इसमें OH नेगेटिव की तुलना में H प्लस आयन अधिक है। H प्लस आयन तो अधिक होगा ना, क्योंकि अम्ल है तो होगा। इनका स्वाद खट्टा भी होगा, बट ये क्षारीय नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। तो इसका सी आंसर होगा, ये पॉसिबल नहीं है, आपको नॉट ट्रू ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 6 लेके आता हूँ, अगले पेज पर है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 गैप है यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। पीएच ऑफ ए कंपाउंड ए, एक कोई ए कंपाउंड है जिसका पीएच जो है वो 5 है, इसका पीएच 5 है। तो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
अब पीएच 5 है तो इसका मतलब ये एसिड होगा। इट हैड मोर H प्लस आयन, स्टेटमेंट सही है क्योंकि एसिड में H प्लस आयन ज़्यादा होता है। उसका स्टेज जो होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है, ये भी सही है। इट इज़ बेसिक इन नेचर, ये स्टेटमेंट गलत है। और यही तो पूछा था विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। तो इट इज़ बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर होता है, ये नॉट ट्रू है, ये गलत है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है हमारे पे सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक यौगिक ए है जिसका पीएच मान 7 है, इस यौगिक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो पीएच मान 7 है, पीएच मान 5 है, और पीएच मान 5 होता है बच्चों अम्ल का। तो अगर ये अम्ल है तो इसमें OH नेगेटिव की तुलना में H प्लस आयन अधिक है, सही बात है। इसका स्वाद खट्टा होगा क्योंकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ये क्षारीय प्रकृति का नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, तो ये क्षारीय प्रकृति का पॉसिबल नहीं है, इसलिए सी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। व्हेन 1 ग्राम कॉपर पाउडर, आपको पास में कॉपर पाउडर है, इज हीटेड इन ए चाइना, आपने इसको गर्म करा तो बच्चों ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को हीट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है ब्लैक कलर में। चैप्टर 1 में मैंने आपको सिखाया था। देखिए पूरा पेपर कर लीजिए, मैंने कहा ना जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। आप पूरा पढ़िए, एक एक चीज़ को समझ के जाइए, उससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उससे आप सब कुछ तैयारी कर लिए, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला किसी भी एग्जाम में। कॉपर को हम जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है ब्लैक कलर का, मैंने आपको बताया था। इट बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बनता है। तो ये क्या है, तो ये ऑक्साइडेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्साइडेशन रिएक्शन है। तो बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। 1 ग्राम कॉपर को हमने चाइना डिश में लिया, उसको गर्म किया, कॉपर को गर्म किया, तो कॉपर को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये उपचयन अभिक्रिया है, कॉपर का उपचयन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए लेके आता हूं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट एक साथ आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डी जो होगा वो आंसर होगा। मैग्नीशियम धातु, एक है मैग्नीशियम धातु Mg, एक है आपके पास कॉपर सल्फेट CuSO4 के बीच होने वाली अभिक्रिया आपको बतानी है। तो अभिक्रिया आपके सामने है, यहाँ आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेके आता हूँ। नेचुरल सॉल्ट, देखिए नेचुरल सॉल्ट कब बनता है, नेचुरल सॉल्ट बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सी जो होगा वो आपका आंसर होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर नेचुरल सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि न्यूट्रल कलर का होता है, न्यूट्रल होता है इसका। तो उदासीन लवण, अगर आपको उदासीन लवण बनाना है तो उदासीन लवण कब बनेगा, या तो प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षारक हो। तो सी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। टर्मरिक पेपर, जो टर्मरिक पेपर होता है इंडिकेट टर्न रेड इन, हल्दी पेपर सूचक किस माध्यम में लाल हो जाता है। जो टर्मरिक पेपर है वो रेड कब हो जाएगा, जब आप उसे बेसिक मीडियम में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो बी जो होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हल्दी पेपर सूचक बच्चों उसका कलर लाल हो जाता है जब उसे क्षारीय माध्यम में रखा जाता है। तो बी इसका आंसर था कि क्षारीय माध्यम रखने पर उसका कलर रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, याद कीजिए चैप्टर 1 मैंने आपको बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अनुपालन करने के लिए, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना होता है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग साइंस में फॉलो करते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पढ़ाया जा रहा है कि विच आर द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 3 चीज की फॉर्मेशन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक आपका वाटर बनता है, एक एनर्जी रिलीज होती है। तो 3 चीज की फॉर्मेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये देखिए पहले नंबर पर आपका आंसर मिल गया, ये रहा आपका पहला आंसर। एक कोशिकीय में वायवीय श्वसन के दौरान उत्पाद कौन से बनते हैं, तो वायवीय श्वसन के दौरान 3 चीज बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और एक एनर्जी ऊर्जा। ये चैप्टर 6 में आपको दिया हुआ है। तो ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
यहाँ पर एक डायग्राम है, ये सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था। वेयर इज नेफ्रॉन लोकेटेड, आपसे पूछा नेफ्रॉन कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर। नेफ्रॉन जो होता है वो बच्चों होता है किडनी के अंदर। तो कहाँ है, ये थर्ड में है, थर्ड में मिलेगा। किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, ये हमारा किडनी है, किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, यानी थर्ड पार्ट जो है उसका रिक्वायर्ड आंसर है। निम्नलिखित उत्सर्जन तंत्र में वृक्काणु कहाँ होता है, तो वृक्काणु होता है वृक्क के अंदर। वृक्काणु जो होता है वो वृक्क के अंदर है और वृक्क को दिखाया गया है 3 नंबर से, तो 3 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, मानव उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन कहाँ होता है, अभी तो बताया मैंने, नेफ्रॉन कहाँ होता है, वृक्क में होता है, तो वृक्क आपका आंसर होगा। वेयर आर द नेफ्रॉन लोकेटेड, नेफ्रॉन कहाँ लोकेटेड होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो नेफ्रॉन पाया जाता है किडनी में। देखिए ये पेपर करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्यों, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका बोर्ड का एग्जाम कैसा होगा। वैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर है, ये बहुत जरूरी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, ताकि आपको आइडिया समझ पाओ कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, एक तो आपको यहाँ पे x पूछा जा रहा है, x क्या है, एक आपसे y पूछा जा रहा है कि y क्या है, एक आपसे z पूछा जा रहा है तो z क्या है। तो यहाँ पर x की जगह होता है वाटर, H2O होता है। यहाँ अगर आपने पढ़ा होगा एरो के ऊपर क्लोरोफिल होता है, एरो के ऊपर क्लोरोफिल होता है, और Z आपने पढ़ा होगा ये O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। तो एक है आपका जल, Y है आपका क्लोरोफिल और Z है आपका ऑक्सीजन, तो A जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर आपने रिएक्शन पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का, ये आपके चैप्टर 6 में भी और चैप्टर 1 में भी है, अब देखना मैंने आपको बताया था। तो यहाँ x है, ये x जो होता है यहाँ पे वाटर होता है, यहाँ y जो होता है वह क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। उसके अलावा यहाँ z जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, O2 को। तो वाटर, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, ए जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सांस लेने के दौरान, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के दौरान जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो क्या कहते हैं, ब्रीथिंग में क्या होता है, एयर रिच इन ऑक्सीजन इज इनहेल्ड। जो एयर रिच ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसे हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं बॉडी के। एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। तो सी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑक्सीजन से भरपूर हवा अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा बाहर निकाल दी जाती है, इसी को बोलते हैं सांस लेना। तो सी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 चीज रिप्रेजेंट की गई कि एक्स, वाई और जेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जेड की पहचान कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। एक मिनट आप x देखिए, मान लीजिए x अमाशय है, x हमने मान लिया कि ठीक है ये अमाशय है, तो ये पितरस का निर्माण थोड़ी करता है, तो ये तो गलत हो गया। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत होता है छोटी आंत, छोटी आंत पाचित तत्वों का अवशोषण करता है। हाँ, काफी हद तक हम मान सकते हैं कि क्षुद्रांत जो होता है वो पाचित जो पचे हुए पोषण होते हैं उनका अवशोषण करते हैं, हम एक मिनट के लिए इसे रख भी लें। लेकिन अब देखिए अब क्या कह रहा है, जो जेड है वो यकृत है और यकृत कभी HCl थोड़ी प्रोड्यूस करता है, तो ये पहली गलत हो गई। अब x जो है वो अग्नाशय को, देखो बिल्कुल साइड में, तो यहाँ पर पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है और अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है, तो ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये जो है वो क्लियरली आंसर, हमें बेस्ट आंसर ढूंढना होता है, तो डी जो होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि अग्नाशय है और अग्नाशय ही अग्नाई रस निकालता है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखिए इसी चीज़ को, आपके पास 3 चीज़ है, एक x है, एक y है, z है। स्टमक बच्चों बाइल जूस प्रोड्यूस नहीं करता, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, हम काफ़ी हद तक मान सकते हैं। लीवर जो है HCl को स्टोर नहीं करता। एक्स जो है वो पेनक्रियाज, बिल्कुल सही बात है कि ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज है और जो पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है, तो डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। इन दोनों में जो बेस्ट है वो डी है, इसलिए हम डी पे टिक करेंगे। अगला आ गया 19 क्वेश्चन, पर ये 19 क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्गन। करेक्ट ऑर्गन आपको ढूंढना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। लीजिए, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है सब, अगर आपने वीडियो देख रखा है, मेरे सारे वीडियो देखिए, उसके बाद मैं कहता हूँ आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आपने जो वीडियो अभी मैंने रिवीजन कराया था चैप्टर 1 का, आप देख लीजिए, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं धीरे धीरे सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप देखते जाइए, आपको मजे आने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपके पास होगा, बशर्ते कि आप हर एक चीज को पढ़ो, उसे इग्नोर ना करो, हर चीज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मानव पाचन तंत्र में सही अंग आपको ढूंढना है, तो यकृत जो होता है वो पितरस निकालता है, बिल्कुल सही है, तो ए आंसर आ जाएगा। आगे हमें पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। पाचन के दौरान पितरस
का कार्य नहीं है। कह रहा पितरस, जो अभी हमने पढ़ा था ना बाइल जूस का क्या कार्य नहीं है? ये वसा का एमल्सीकरण करता है, ये भोजन को क्षारीय बनाता है, ये सेलुलोज के पाचन में मदद करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मुझे नहीं पता पितरस क्या करता है। एज ए स्टूडेंट, मैं एक बच्चा हूँ 10वीं क्लास का, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा, तो पितरस कुछ भी करता हो, लेकिन ये सेलुलोज का पाचन तो नहीं करता, ये कन्फर्म है। ये सेलुलोज का पाचन नहीं करता, सेलुलोज के पाचन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द बाइल जूस? बाइल जूस कौन सा परफॉर्म नहीं करता? तो ये सेलुलोज के डाइजेशन में तो कोई हेल्प नहीं करता, इसलिए सी जो होगा वो मेरा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज फॉर वाइड व्यू ऑफ शॉपिंग मॉल? आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ पर वाइड व्यू के लिए, बहुत बड़े एरिया के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बच्चों, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, याद कीजिए कि हम अपने शॉप पे, दुकानों पर प्रोटेक्शन के लिए आजकल कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है और हमें दुकान को, जो शॉप वगैरह होता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो जो शॉपिंग मॉल वगैरह होती है उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग मॉल में व्यापक दृश्य, यानी बहुत बड़े दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? तो बड़ा उत्तल दर्पण इस्तेमाल होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर? ये होता है कॉनकेव मिरर। अब आपसे कह रहा है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक इमेज, कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज नहीं बनाता? तो देखिए, हमेशा इरेक्ट नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आपने से 6 केस पढ़ा होगा, 6 केस में 5 केस तो है जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, केवल एक ही केस तो है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। आप सबने पढ़ा होगा, कॉनकेव मिरर में 5 केस में रियल इन्वर्टेड बनता है, केवल एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो यही तो पूछ रहा है, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो केवल ये तो है कि हमेशा इरेक्ट थोड़ी बनाता है, हमेशा इरेक्ट थोड़ी बनाता है, 5 बार तो रियल इन्वर्टेड बना रहा है। यूजुअली इन्वर्टेड एंड डिफरेंट साइड, बिल्कुल सही बात है, रियल इमेज भी बनाता है, रियल इन्वर्टेड बनाता है। तो ए जो होगा वो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, तो ए जो है इसका आंसर होगा। कौन अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है? अवतल दर्पण के बच्चों 6 केस होते हैं, 6 केस में 5 केस में वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा। तो वास्तविक, देखिए वास्तविक ये रहा, उल्टा ये रहा, तो ये तो बनाता है। तो बच्चा कौन? ए हमारा आंसर है। हमेशा सीधा बनाता है? नहीं ना, सीधा तो एक ही केस में बनाता है ना, जब ये एफ और पी के बीच में होता है। मैं ये भी आपको बताता हूँ, जब ये एफ और पी के बीच में होता है ना, केवल तभी ये सीधा इमेज बनाता है, केवल एक केस में। तो हमेशा सीधा इमेज नहीं बनाता। तो ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको 2 डायग्राम दिए हुए जो आपको दिखाई दे रहा है, और क्लियरली पता लग रहा है कि ये कौन सा मिरर है और ये कौन सा मिरर है। ये अवतल है, ये उत्तल है, ये अवतल है, ये उत्तल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम देखना चाहो तो इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, मैं इंग्लिश मीडियम आपके लिए लेके आता हूँ। पढ़िए यहाँ पर ये क्या है? ये अवतल दर्पण है, और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तो जो कॉनकेव होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, और जो कॉन्वेक्स होता है उसको डाइवर्जिंग। तो ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हिंदी मीडियम। एक है, ये है अभिसारी लेंस, और ये है अपसारी दर्पण। तो अभिसारी और अपसारी ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कन्वर्जिंग मिरर का वो 20 सेंटीमीटर है, -20। क्योंकि जो कन्वर्जिंग मिरर होती है बच्चों, जो कॉनकेव मिरर होती है, कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव, तो जो कॉनकेव मिरर होती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ बताओ, तो फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो -20 का आधा कर लोगे तो -10, तो ढूंढिए -10। ये रहा आपका बी आंसर आ जाएगा हिंदी मीडियम। एक अभिसारी दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर होती है, और अभिसारी दर्पण बोलते हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण का जो रेडियस ऑफ वक्रता त्रिज्या होता है नेगेटिव होता है, -20। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है r/2। तो -20 को 2 से डिवाइड करोगे तो -10 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बी आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आता हूँ। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, बताओ कॉनकेव मिरर का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हो। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 30 है, तो फोकल क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो 30 का आधा कर दो ना, अभी तो बताया 15 आ जाएगा, तो 15 आपका। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक ही जैसे 2 क्वेश्चन मिल गया आपको। क्लियर है? आपको फोकल लेंथ पूछ रहा है कॉनकेव मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 का आधा कर लोगे, फोकल लेंथ 15 आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होती है आर आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो
फोकस दूरी बताओ, तो फोकस क्या होता है, इसका आधा यानी 15, 30 का आधा 15, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। फिनोमिना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कितनी बार आपको चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, बेटा सोना चंदा बोल के बताया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। और मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डायरेक्ट आंसर टिक कर दो। तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आप देखना अपनी कॉपी में, मैंने एज इट इज आपको ऐसा ही लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस होता है डायोप्टर, एंड एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, और एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ होता है मीटर। तो बच्चों देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस का एसआई होता है डायोप्टर, और एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ होता है बच्चों मीटर। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, एक बात बताइए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, मानते हो मेरी बात। पावर का ऐसा होता है डायोप्टर, 1 की जगह 1, और फोकल लेंथ का क्या होता है मीटर। तो डायोप्टर इक्वल टू क्या हो गया, 1/मीटर। डायोप्टर पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर, फोकस का मीटर, तो डायोप्टर इक्वल टू 1/मीटर, तो डायोप्टर इक्वल टू 1/मीटर। ये रहा सी आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब अवतल लेंस की हिंदी बता दो, लेंस की क्षमता बच्चों, लेंस की क्षमता होता है पी, उसका ऐसे मात्रक, और फोकस दूरी यानी एफ, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसका ऐसा होता है डायोप्टर, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो डी इक्वल टू 1/m, ये आपका आंसर आ गया। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था चैप्टर 10 के, अब अपने रजिस्टर में चेक करो। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, तो बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस आप चेक कीजिए, अपने चैप्टर 10 के सबसे आखिरी टॉपिक आपको बताया था, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव आपका आंसर आ जाएगा। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जिसमें मैंने आपका व्हाइट लाइट वापस आती है, तो इनमें से किसका अरेंजमेंट सही है, तो इनमें से इन चारों में किसका अरेंजमेंट सही है, तो इन चारों अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम को, तो ये गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के पास आ गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर आ गया, तो बी जो है वो हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। प्रिज्म, प्रिज्म आपने पढ़ा था ना चैप्टर 11 में, पहला डायग्राम मैंने आपको ये बना के दे रखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वैन बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म, जब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट पड़ती है, अ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, सीधी सी बात है, स्पेक्ट्रम बनता है, 7 कलर बनते हैं ऑन द स्क्रीन। इन दिस स्पेक्ट्रम विच कलर बैंड द मोस्ट, कौन सा कलर बैंड होता है मोस्ट, तो वॉयलेट, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बैंड होता है, और विच लीस्ट, और सबसे कम कौन होता है, तो रेड, वॉयलेट एंड रेड, तो बी आपका आंसर आ गया। मैंने जब आपको ये स्पेक्ट्रम समझाया था उस समय लिखवा दिया था कि सबसे ज़्यादा बैंड जो होता है वो है वॉयलेट कलर, और सबसे कम जो बैंड होता है वो होता है रेड कलर, तो वॉयलेट और रेड, बी आपका आंसर आ जाएगा। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर फलक पर पड़ता है, प्रिज्म पर मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश पड़ रहा है, तो पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम बनता है, सीधी सी बात है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन बनता है। इस वर्णक में कौन सा रंग सबसे अधिक और सबसे कम झुकता है, तो सबसे अधिक झुकता है बैगनी वॉयलेट, और सबसे कम झुकता है लाल, तो बैगनी और लाल आपका आंसर आ जाएगा, तो बी आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 31 लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए, यहाँ पर आपको कितना अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपके चैप्टर 1 का रिएक्शन है, आप जाके देखिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन, कितना सिंपल रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में रहता है, याद कीजिए चैप्टर 1 कितना अच्छे से समझाया था, तो सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो एक्स की जगह आएगा सनलाइट, तो ये सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो ए जो है वो आपका आंसर है। डायरेक्ट आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन मिल गया, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई की पहचान करनी है। तो सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा था सूर्य के प्रकाश में, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो ये सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाता है, तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के विलयन में कुछ बूंदें HCl की मिलाई जाती है। ये देखिए मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें मैंने HCl को मिला दिया, एसिड को मिला दिया, और प्राप्त आंकड़ों को उसके pH और HCl की मात्रा के बीच ग्राफ द्वारा खींचा गया। ये हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ के अनुसार विलयन में 5 बूंदे HCl की मिलाने पर, अगर हम 5 बूंदे मिला दें, 5 बूंदे अगर मैं डाल दूं HCl की, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, आप खुद बताइए। जब HCl को डालूंगा इसके अंदर, तो ये अम्लीय प्रकृति की नहीं हो जाएगी, ये एसिडिक हो जाएगा ना, तो अम्लीय आपका आंसर आ जाएगा। ये एसिड, क्योंकि एसिड मिला रहे हो आप, एसिड मिला रहे हो, अम्ल मिला रहे हो, तो अम्ल मिलाओगे तो सीधे अम्लीय हो जाएगा ना, सीधी सी बात है, आंसर आ जाएगा ए। आपके पास है
सम अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपने इसमें क्या करा, HCl को डाल दिया। तो HCl क्या, एसिड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब HCl मिलाओगे, एसिड को मिलाओगे, तो उसका नेचर एसिडिटी हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सम अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ सेम स्ट्रेंथ, जब सेम स्ट्रेंथ का एसिड और बेस एंड क्वांटिटी आर मिक्स टुगेदर, एक ही अमाउंट का एसिड और बेस मिलाओगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। व्हाट विल द पीएच एंड नेचुरल वैल्यू ऑफ द मिक्स। अब सीधी सी बात है, एसिड और बेस जब सेम स्ट्रेंथ है, सेम क्वांटिटी है, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट एंड वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और पीएच क्या होता है उसका, 7 होता है। तो सी आपका आंसर। देखिए यही तो आपको समझाने की प्रयास किया गया पेपर में। हम लोग क्या याद करते हैं, हम लोग पूरी लाइफ ये याद करते रहते हैं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता बच्चों, क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा फिरा के बनते हैं कि आपके पास एसिड है, आपने बेस मिला दिया, सेम स्ट्रेंथ का, सेम क्वांटिटी का। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, यही एजुकेशन का पर्पस है कि चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ना कि केवल रट्टा मार रहे हैं हम लोग। तो एसिड और बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर, जो कि न्यूट्रल है, और 7 उसका पीएच होता है। तो सी आंसर हो जाएगा। समान प्रबलता, समान मात्रा में अम्ल और क्षारक को मिलाओगे तो उदासीन होगा, और 7 उसका पीएच होगा। तो सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच कैन डिजोल्व इन वाटर, वो मेटेलिक ऑक्साइड जो पानी में घुल जाए उसे एल्कैली कहते हैं। साफ है, चैप्टर 2 में आपको डेफिनेशन दिया हुआ है कि वो मेटेलिक ऑक्साइड जो पानी में मिल जाए उसे एल्कैली के नाम से जानते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो पानी में घुलनशील होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्षार के नाम से जानते हैं कि वो क्षार है। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं, आपको कॉलम ए को करेक्टली मैच करना है। करेक्टली मैच करो कॉलम ए का कॉलम 2 के साथ। चलिए मैच करते हैं। आयरन, आयरन जो होता है वो हाईली मेलिएबल तो होता है, लेकिन हाईली मेलिएबल नहीं होता। मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मिल गया। देखिए मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। तो बी आपका आंसर है, सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है। हिंदी मीडियम। लोहा आघात वर्धनीय तो होता है लेकिन अत्यधिक नहीं होता। मरकरी समान ताप पर तरल होता है, कमरे के तापमान पर तरल होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मरकरी। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये डैग क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, चैप्टर 2 में दिया हुआ है। तो ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके, अब आप अपने दांत को बचाना चाहते हो, इज टू यूज टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट यूज कीजिए, बिल्कुल सही बात है। दांत को बचाना चाहते हो तो टूथपेस्ट यूज करो, और मम्मी पापा के सामने कम बोलो, है ना। दूसरा तरीका तो ये भी है। तो टूथ डिके को बचाने के लिए हमें टूथपेस्ट करते हैं रेगुलरली, बिकॉज इट, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक, हमारे मुंह में क्या होता है, एसिड। तो टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, ये मैंने आपकी कॉपी में लिखवा रखा, आप जाके देखना। तो टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, रोज दंत मंजन करना चाहिए, रोज टूथपेस्ट कीजिए। क्यों, क्योंकि टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, वो हमारे मुंह में क्या होता है, एसिड। जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो जब बेस लगा लोगे, जब क्षार लगा लोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो दंत मंजन क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। ओहो, आ गया असर्सन रीजन। ये आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। याद कीजिए क्या कहा था मैंने, असर्सन रीजन, ये रहा असर्सन, ये रहा रीजन। हर वीडियो में बताता हूँ। अगर दोनों करेक्ट हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ए, अगर दोनों करेक्ट हैं लेकिन आपस में नहीं जुड़े हुए तो बी, पहला सही है दूसरा गलत है तो सी, और पहला ही गलत हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी। बस ये मेरे टेबल को याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। अगर दोनों सही है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ए, दोनों सही है लेकिन आपस में नहीं जुड़े हुए हैं तो बी, पहला सही है दूसरा गलत है तो सी, और पहला ही गलत है तो डी। बस इस टेबल को याद रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कभी भी आप मार नहीं खाओगे असर्सन रीजन में। आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है डॉक्टर द्वारा फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन, हम सबने पढ़ा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विद वाटर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिलाया जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, तभी तो डॉक्टर यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि हार्ड हो जाता है। तो ये भी ठीक है, दोनों सही है। और क्योंकि डॉक्टर इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पानी के साथ मिलाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आएगा। दोनों सही हैं और दोनों एक ही बारे में बात कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये इसका करेक्ट रीजन है, तो ए आपका आंसर आएगा। देखिए बर्ड, हिंदी में बताता हूँ, हिंदी मीडियम नाराज मत होना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर करते हैं हड्डी को जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही बात है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाया जाता है तो यह सख्त हो जाता है, तभी तो डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि पानी मिलाने पे सख्त हो जाएगा तो आपके फ्रैक्चर बोन्स को जोड़ने में आसानी होगी। तो दोनों सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। नाउ
बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो ये फिजिकल चेंज भी है। जी हाँ, केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज, बिल्कुल सही बात है। इन फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, बिल्कुल नहीं बनता। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस थोड़ी बनता है। तो एक सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। हिंदी मीडियम, जलती मोमबत्ती भौतिक परिवर्तन भी है, रासायनिक भी है, भौतिक भी है, बिल्कुल ठीक है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बिल्कुल नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन नया पदार्थ थोड़ी बनता है, तभी तो भौतिक परिवर्तन है। तो एक सही और एक गलत है, इसलिए सी जो होगा हमारा आंसर होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं हम सब, बहुत जल्दी। कितना सिंपल पेपर है, पढ़िए। जाइलम एंड फ्लोएम आर द वस्कुलर टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है। जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, गलत लिखा हुआ है। ये तो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल और फूड वगैरह को प्लांट में। जाइलम एंड फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है वाटर के, मिनरल के, फूड के। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा कि एक सही है और एक गलत है। अगर आप हिंदी मीडियम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम फ्लोएम को संवहन ऊतक कहता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जल का और खनिज लवण का, भोजन का परिवहन करता है। जबकि यहाँ के लिखा हुआ है कि जाइलम फ्लोएम पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन नहीं करते। तो गलत लिखा है, संवहन तो करते हैं। ये एक सही और एक गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। द सन अपीयर व्हाइट इन द नून। आपने देखा होगा दिन के समय जो सन होता है वो सफेद दिखाई देता है। क्यों? only a little amount only a little of the blue and violet color is scattered। बिल्कुल, केवल ब्लू और वॉयलेट थोड़ा सा ही स्कैटर हो पाता है क्योंकि सन का डिस्टेंस हमसे बहुत कम हो जाता है। तो ये भी सही है, इसकी वजह से व्हाइट कलर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। दोपहर समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक बात है कि दोपहर के समय सूर्य सफेद रंग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नीले और बैगनी रंग की बहुत कम मात्रा में प्रकट हो जाती है, क्योंकि सूर्य हमारे से बहुत कम दूरी पर जाता है दोपहर के समय। तो दोनों सही है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 42 आता है। When जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट, जब जिंक को ऐड किया था आयरन सल्फेट के साथ, जब जिंक को ऐड करते हैं आयरन सल्फेट के साथ, तो नो चेंज इन ऑब्जर्व, कह रहा कोई चेंज नहीं होता। गलत, पहली लाइन ही गलत हो। क्या चेंज होता है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक सल्फेट बनता है और आयरन अलग हो जाता है, तो नया चेंज तो होता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर होगा। वैन जिंक इज एडेड टू आयरन, जब जिंक ऐड होता है आयरन में, सॉरी आयरन सल्फेट में, जब जिंक ऐड होता है आयरन सल्फेट में, तो नो चेंज इज ऑब्जर्व, कोई चेंज नहीं होता। बिल्कुल चेंज तो होता है, जिंक सल्फेट बनता है और आयरन अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, जिंक इज मोर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड का कौन सा पार्ट क्लॉटिंग करता है? बताओ कितना सिंपल है, ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स, डायरेक्ट आपका आंसर। डेंगू चल रहा है पूरे दिल्ली में फैला हुआ इस समय, प्लेटलेट्स आपको पता है बहुत ज्यादा डिमांड पे है आजकल। रुधिर का कौन सा घटक रक्त का थक्का जमाता है? तो रक्त का थक्का, रुधिर का थक्का कौन जमाता है? प्लेटलेट, प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाता है। आगे, कौन हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? फूड को ट्रांसलोक कौन करता है? फ्लोएम। देखिए जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बार बार कह रहा हूं, रट्टा मारो, इस पर जरूर क्वेश्चन आता है। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन पादप में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? तो फ्लोएम। फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है, जाइलम जल का स्थानांतरण करता है, फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 45 पे देखिए, आपके पास डायग्राम है जिसमें सबसे ऊपर ये दिया हुआ है, इसे बोलते हैं महाधमनी। इसको महाधमनी कहते हैं। इसको आप देखिए, इसको बायां निलय कहते हैं। तो महाधमनी और बायां निलय, ये तो पहले मिलके सही है। ये बाकी में महाधमनी होती है और ये बायां निलय होता है, और ये जो है वो दायां अलिंद है, ये दायां अलिंद दाईं तरफ है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? बायां। तो ये गलत है ना, क्योंकि बायां लिखा हुआ है भाई, ये दाईं तरफ है, ये बायां लिखा हुआ है, गलत है। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है। तो ए जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा सही है। इंग्लिश मीडियम बच्चों, ये जो आपको सबसे ऊपर दिखाया था इसको बोलते हैं ऑर्टा, एरोटा के नाम से जानते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन देखिए एरोटा, बिल्कुल सही है। सेकंड, ये जो आपको दिखाया इसे लेफ्ट वेंटिकल बोलते हैं, तो लेफ्ट वेंटिकल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेफ्ट वेंटिकल। ये जो है वो राइट, ये जो है राइट आर्ट्रियम है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट आर्ट्रियम है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट आर्ट्रियम, तो ये गलत दिया हुआ है ना। तो पहला दूसरा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ए पे हमको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 पे आता हूं। आपसे कह रहा है बिकॉज
यहाँ पे हाँ जी, बिकॉज 1 2 3 पेयर आपको बिटवीन बिटवीन 1 2 3 पेयर, 3 आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में आपको मैच करना है। तो एओर्टा एओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ले जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर पाया जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम थोड़ी कलेक्ट करता है, राइट आर्ट्रियम कलेक्ट करता है सर राइट आर्ट्रियम कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये गलत दिया हुआ है, तो ये दोनों सही है, इसलिए ए जो है वो आपका आंसर है। हिंदी मीडियम, महाधमनी शरीर को ऑक्सीजन युक्त रुधिर की आपूर्ति करता है, सही बात है। बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रुधिर है। बायां निलय शरीर में ऑक्सीजन रहित नहीं, ये बायां अलिंद का काम नहीं है, ये दायां अलिंद का काम है, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा सही है, इसलिए ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है, ये मान लिया डेंसर है, और जब लाइट डेंसर से बच्चों रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखिए ये हो गया आई और ये हो गया आपका आर, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही होगा। तो सीधी सी बात देखो ना, ये आई है जो छोटा बनेगा और आर जो है वो बड़ा बनेगा, क्योंकि नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो आर इसका बड़ा होगा, इसलिए एंगल आर बड़ा होगा, एंगल आई छोटा होगा, तो बी जो होगा आपका आंसर होगा। जब बच्चों प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये देखिए ये कांच है, ये सघन माध्यम और ये वायु है विरल माध्यम, तो लाइट जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना तो अभिलंब से दूर चली जाती है, तो ये एंगल छोटा और ये एंगल देखिए कितना बड़ा बनेगा, तो ये छोटा और ये बड़ा, आई छोटा होगा और आर बड़ा होगा, इसलिए आई छोटा और आर बड़ा। देखिए आर बड़ा है, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, कौन ग्रेटर देन, एंगल आर बड़ा, एंगल आई छोटा, तो बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये देखिए क्या गलती करी इन्होंने, ये आपको दे दिया हिंदी मीडियम दे दिया और इंग्लिश मीडियम का अता पता नहीं है। कोई बात नहीं, भाई है ना तुम्हारा भाई तो है ना, तुम्हें समझाएगा, टेंशन ना लो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, मैंने बना लिया अवतल दर्पण आपके लिए, लीजिए मैं अवतल दर्पण आपके लिए बनाता हूँ। ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये फोकस है। सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा जाता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया, तो 10 ये है तो 10 ये होगा, तो सी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, 10 ये है तो 10 ये होगा ना, 20 मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो इसका इमेज भी तो सी पे बनता है, तो सी आएगा आंसर। क्लियर होगा, समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसका इमेज भी सी पर बनेगा, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। आपको यहाँ पर फिर से मैच करना है, मैच करो ए को सेकंड से, फर्स्ट को आपको सेकंड से मैच करना है। तो स्लाइवरी एमिलस, जो स्लाइवरी एलिमेंट माउथ में पाया जाता है और ये शुगर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, तो के का जो हो गया थर्ड हो गया, के का थर्ड। पेप्सिन, जो पेप्सिन है वो क्या करता है, तो ब्रेक डाउन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और एचसीएल क्या करता है, ये स्टमक द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो पहले का मिल गया हमें, पहले का थर्ड, दूसरे का सेकंड, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का वन, ये लिखिए डी में सारा ऑप्शन मैच करके। हिंदी में देखिए, लार्ड एमिलेज जो होता है वो स्टार्च का शर्करा में खंडन करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है, एचसीएल अमाशय को में श्रावण करता है। तो मैंने मैच कर दिया, ऑप्शन आप आराम से ढूंढोगे तो आपको डी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान जो ईस्ट होती है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल में भी कन्वर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट करता है, दोनों सही बात है, इसलिए डी जो होगा वो आंसर होगा। श्वसन के दौरान ईस्ट ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है, तो बच्चों श्वसन के दौरान, अवायवीय श्वसन के दौरान ईस्ट जो होता है वो ग्लूकोज को दो हिस्सों में बांटता है, एक एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है, इसलिए हमारा डी जो है वो आंसर होगा, इसका आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, देखिए ये होता है इंसिडेंट रे और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, तो बीच में नॉर्मल होती है ना, तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा, 30, तो 30 आपका आंसर होगा। हिंदी मीडियम,
यदि प्रकाश की आपतित और परावर्तित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, इनके बीच का कोण जो है, एंगल जो है वो 60 है, इनके बीच का एंगल 60 है, तो आपतन कोण क्या होगा, बीच में लाइन खींच दी, 30 में बढ़ जाएगा, आपतन कोण 30 होगा, तो 30 पे आपको आंसर लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 पे आता है। 52 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जी हाँ, इंग्लिश में पढ़िए। वाइल लुकिंग एट द डायग्राम, देखिए कॉनकेव है ये, स्टूडेंट कंक्लूड द फॉलोइंग, बच्चे ने ये कंक्लूजन निकाला, आपको दिख रहा है ये 4 कंक्लूजन। पहले डायग्राम को देखो, कॉनकेव है, यहाँ पोल होता है और ये फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। जब बच्चों पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज यहाँ बनता है, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज मिरर के पीछे बनता है, जो कि वर्चुअल होता है, तो इमेज वर्चुअल बनेगा। सही बात है। रिफ्लेक्टिंग रे जो होगा, ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है, ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे, जैसा इंसिडेंट होगा उसके पैरेलल होगा। अपोजिट ऑफ डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक बात है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, इन्वर्टेड नहीं होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ये गलत है। दिस इज कॉनकेव मिरर, साफ पता लग रहा है कॉनकेव मिरर है, तो पहला, दूसरा और चौथा 1 2 4 ये तीनों सही है, तो विच अबाउट द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, तो डी जो है वो हमारा आंसर होगा। हिंदी मीडियम आप देखिए, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज यहाँ बनता है, जो कि आभासी और सीधा होता है, तो आभासी ये सही है। और परावर्तित और आपतित किरण समान पथ पर, ये हमेशा समान गमन ही करता है, विपरीत दिशा में ही गमन करता है, विपरीत ही दिशा में आता है, तो सही है। बिंब का प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, उल्टा तो नहीं बनेगा क्योंकि आभासी और सीधा बनता है, तो उल्टा नहीं बन सकता, उल्टा पॉसिबल नहीं है। यह अवतल दर्पण है, दिख ही रहा अवतल दर्पण है, फोकस दोनों ऋणात्मक, लेफ्ट पे है तो ऋणात्मक होगी, तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो इस हिसाब से जो डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़िएगा। एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर का, जो प्लेस किया जाता है एफ और पी के बीच में, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका पी है, ये आपका एफ है, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है। बाय एनालाइजिंग द सिचुएशन स्टूडेंट कंक्लूड, अब इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ बनेगा ना, तो वो वर्चुअल होगा, सही बात है। ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ पे ट्रैवल करता है इंसिडेंट रे के और अपोजिट डायरेक्शन पे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इन्वर्टेड तो पॉसिबल नहीं है। और ये कॉनकेव मिरर है, क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कॉनकेव मिरर है, बताओ कैसी बातें कर रहा है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव में फोकल हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट में होता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और 4 1 2 4 सही है, तो 1 2 4 के हिसाब से डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम क्वेश्चन समझ में आ गया। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहाँ बनता है आभासी और सीधा, आभासी बनता है। किरण हमेशा सी से विपरीत दिशा में, सी से टकराते हुए वापस आती है, तो ये तो हमेशा ही होता है, तो दोनों ठीक है। उल्टा इमेज कभी नहीं बन सकता क्योंकि आभासी और सीधा है। और ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि लेफ्ट है, तो 1 2 4 सही है, तो डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आपके पास देखिए एक आपको बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। इन विच डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंट, इनमें से किस एंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इमरजेंस करेक्टली लेवल, किस में करेक्टली लेवल किया गया है, तो एक बार इसको देखिए, ये सही है। यहाँ नॉर्मल और इसके बीच में होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में आता है, तो सही तो ये बिल्कुल। इसमें क्या गलती है देखिए, ग्लास और रे के बीच में दिया हुआ है, गलत है। यहाँ देखिए ग्लास और रे के बीच में दिया हुआ है, गलत है। ग्लास और रे के बीच में दिया हुआ है, गलत है, ग्लास थोड़ी बनाता रे के साथ। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में एंगल बनता है, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a light ray incident obliquely on one face of a glass slab, which of the following correctly about the angle of incident, angle of reflection and angle of emergence, यही बात कह रहा है, फिर से वो यही चीज़ कह रहा है। तो इस वाले कंडीशन में बच्चों जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होती है ना वो हमेशा ज़्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल के पास आता है। होता क्या है कि जब लाइट रेडर मीडियम से डेंसर में आती है ना तो नॉर्मल के पास आ जाती है, तो ये एंगल छोटा बनेगा और ये एंगल बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा बनेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बड़ा बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, जो ए जो है वो आपका आंसर सही आएगा।
आप इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण आपको दिख ही रहा है, बड़ा बन रहा है, देखो कितना बड़ा है, और अपवर्तन कोण देखो कितना छोटा सा बन रहा है। तो जब रेयर से डेंसर में आता है तो आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा, तो ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ चुका हूँ मैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़िए आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो ए जो है वो आपका आंसर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इस नियम के अनुसार ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 57 बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो पढ़िए जल्दी से, ट्राई कीजिए एक बार। नंबर 57, द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस, आपको एक लेंस दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, ये जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। तो इसका पावर, चलिए पावर का फॉर्मूला 1/f हम सबने पढ़ा है। तो 1/f, एफ कितना है 50 सेंटीमीटर, और हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0 से 0, 5 2 जा 10, तो 2 डायोप्टर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 2 डायोप्टर बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। अच्छा एक चीज याद रखना है, यहाँ कंफ्यूजन कर सकता है आपको, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव पावर होती है और कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव पावर होती है, ठीक है। इस चीज का जरूर याद रखना, पेपरों के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हिंदी मीडियम में लेंस की फोकस दूरी, ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी 50 है, तो क्षमता के लिए फॉर्मूला लगाओगे 1/f, एफ 50 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आपका आंसर आ जाएगा। एक अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस इसी को बोलते हैं, ये अभिसारी लेंस कहलाता है। एक अभिसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 है, तो क्षमता पूछ रहा है, तो पी का फॉर्मूला 1/f, एफ फोकल लेंथ होता है 1/50, आप 100 से मल्टीप्लाई करो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, तो 2 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 2 डायोप्टर पॉजिटिव, क्योंकि इस लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। नाउ इंग्लिश, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन 59 पढ़िए। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, क्यों? क्योंकि इसका इंटर आयनिक फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इंटर आयनिक फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी सी नहीं आएगा, आई एम सॉरी बेटा, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो बी जो है वो आंसर होगा। यहाँ जो लिखा था वो था रिपल्सन, लिखा होता है, रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड होता है। हिंदी मीडियम, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं, तो आयनिक यौगिक कठोर क्यों होता है? क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, इसलिए बी जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा आयनिक कंपाउंड को लेकर। यहाँ से केस स्टडी शुरू होती है, और केस स्टडी मतलब बड़ा सिंपल सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम कैल्शियम सल्फेट, जिसका मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये पार्शियल डिहाइड्रेट हो जाता है, और जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो इट गिव आउट हीट एंड क्विकली सेटअप, तो बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है, हार्ड बन जाता है ये 5 से 10-15 मिनट में। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड सेटिंग स्टेज, पहले स्टेज को सेटिंग स्टेज बोलते हैं, जिसका लाइट एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम में। द सेकेंड स्टेज इज द हार्डिंग स्टेज, दूसरा हार्डिंग स्टेज होता है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़िए, द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसको बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका क्या होता है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। उसके बाद पीओपी को बनाने के लिए हम इसको हीट करते हैं ना, कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री का मतलब होता है 373 केल्विन, तो 373 केल्विन इस पर हीट किया जाता है। पीओपी का निर्माण जब कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को तापमान पर, हम कितने तापमान पर करते हैं? तो 100 डिग्री पर, और 100 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन बदलोगे तो 373 केल्विन आएगा। इंग्लिश मीडियम देखिए क्वेश्चन नंबर 62, द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज बाय डॉक्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर यूज करते हैं, तो ये सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स के लिए इन द राइट पोर्शन, बिकॉज
इट इज़ क्विकली सेटअप, ये जल्दी सेटअप हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो पढ़ा था हमने कि 5 से 15 मिनट में सेटअप हो जाता है, इसलिए ए आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही स्थिति में रखने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्द ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो ए जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। पीओपी को जल में मिलाने की क्रिया होती है, तो ये ऊष्मा क्षेपीय भी क्रिया होती है, हीट रिलीज करता है। मिक्सिंग ऑफ पीओपी इन वाटर, पीओपी को या वाटर में मिक्स करता है तो एक्सोथर्मिक होता है, ये ऊष्मा क्षेपी होता है, हीट रिलीज होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक आपका आंसर होगा। अगली केस स्टडी आपके बारे में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ के बारे में है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में दे रखा है। सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव, हमारी बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। दीज वेस्ट, ये जो वेस्ट होते हैं रिमूव किया जाता है किडनी द्वारा। इफ एक्टिविटी ऑफ दिस रिड्यूस, अगर किडनी की एक्टिविटी कम हो गई तो हमें आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ेगी। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है जो रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है ब्लड से, डायलिसिस, इस प्रोसेस को डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम पढ़ना है तो मैं जल्दी से आपको हिंदी मीडियम पढ़ के बता देता हूँ। उपचायी क्रियाओं में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है जिनका शरीर में बाहर निकलना अति आवश्यक है। अवशिष्ट पदार्थों को सही से निकलना बहुत जरूरी है। इनका उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है, किडनी द्वारा होता है। यदि वृक्क की क्रिया में कमी आ जाए, किडनी में कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कृत्रिम वृक्क की जरूरत पड़ती है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा, अपोहन डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है, एक डिवाइस का नाम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम बताओ जो रिमूव करता है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, रिमूव करता है हार्मफुल मेटाबॉलिक, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन ही तो कहते हैं हिंदी मीडियम। शरीर से हानिकारक उपाचय अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासन की जो जैविक क्रिया है उसको उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूनिब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको डैक दिया हुआ है, 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूनिब्लेडर और एक यूरेथ्रा। मानव के उत्सर्जन तंत्र बच्चों 2 वृक्क होते हैं, 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। तो सी जो है वो आपका डैक आंसर आ जाएगा। द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी डायरेक्ट आपका आंसर है। बार बार बता चुका हूँ, ये बहुत आता है पेपर में कि किडनी का फंक्शन यूनिट कौन होता है, तो नेफ्रॉन होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरे सैंपल पेपर में भी था जो मैंने आपको 2 दिन पहले दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन, इफ द फंक्शन ऑफ किडनी इज रिड्यूस, अगर किडनी का फंक्शन रिड्यूस हो जाए तो पेशेंट को आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है। अभी बताया था आपको क्यों, ये रिमूव करता है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड से। ब्लड से जितने भी मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। एक रोगी के वृक्क में अगर कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाए तो कृत्रिम वृक्क क्या उपयोगी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रुधिर से जो उपाचयी अवशिष्ट होते हैं, बेकार अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको निकालने में मदद करता है। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। लास्ट केस स्टडी, एक और केस स्टडी है, पढ़िए इंग्लिश में पहले। मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ लेंस की जरूरत पड़ती है, मतलब एक से ज्यादा लेंस की जरूरत पड़ती है। दे आर कंबाइंड, हम लेंस को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं ताकि वो इंक्रीज कर सके मैग्निफिकेशन को और शार्पनेस ऑफ इमेज को बहुत अच्छे से देख सके। द नेट पावर, जो नेट पावर होता है ऑफ शार्पनेस प्लेस इज कॉन्ट्रैक्ट ए गिवन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर। सिंपल वर्डों में समझिए क्या कह रहे हैं। मान लीजिए एक लेंस है, उसका फॉर्मूला ये है, दूसरा लेंस है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये F1 ये F2 है, ये पावर पहला है और ये पावर दूसरा है। तो जब 2 लेंस को मैं कंबाइन करूंगा तो टोटल पावर क्या होगा, तो P1 प्लस P2, पहले का पावर और दूसरे का पावर दोनों को प्लस कर दूंगा तो कंबाइंड पावर निकलेगी। ये आपको कहाँ दिया हुआ है, चैप्टर 10 के एंड में दिया हुआ है। चैप्टर 10 का एक टेबल है लास्ट में, आप जरूर देखना, चैप्टर 10 के बिल्कुल आखिरी टेबल है। हिंदी मीडियम, कई ऑप्टिकल उपकरणों में से अधिक लेंस होते हैं, एक से अधिक लेंस उपयोग होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित और सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार के आवर्धन में रखे लेंस की कुल क्षमता जो होती है उन लेंसों के पृथक पृथक क्षमताओं को बीजगणित योग द्वारा होता है। यानी पहले की पावर दूसरी की पावर, टोटल पावर क्या जाएगी, पहले की पावर निकालो दूसरी की पावर निकालो, दोनों को प्लस कर दो, आपका टोटल पावर आएगा। चैप्टर 10 में आपको ये चीज गिवन है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
ए स्टूडेंट यूज टू कॉनकेव लेंस, एक बच्चा दो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करता है, इस वाले लेंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जिसका पावर जो है वो 2 डायोप्टर है, इसका भी पावर 2 डायोप्टर है, इसका भी पावर 2 डायोप्टर है। तो व्हाट विल बी द नेट पावर, तो नेट पावर क्या होगा, तो 2 डायोप्टर टोटल, इसका भी 2 पावर है, इसका भी 2 पावर है, तो 2 डायोप्टर टोटल 4 डायोप्टर, तो बी इसका आंसर है। जैसे बात बताऊँ मैं, एक्चुअल में ये होना चाहिए -4 होना चाहिए। रीजन क्या है, कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है ना नेगेटिव होती है, तो माइनस का 2 डायोप्टर, माइनस का 2 डायोप्टर, तो माइनस का 4 डायोप्टर। एज ए टीचर मैं तो आपको सही बताऊंगा ना, मैं आपको गलती नहीं बता सकता। तो ये -4 डायोप्टर होना चाहिए ऑप्शन, बट ऑप्शन है नहीं ऐसा, तो बी जो होगा हमारा आंसर होगा ना। 69 पे आते हैं बच्चों, बड़े आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आपको मजा आएगा ये चीज़ पढ़ते हुए, नई चीज़ है आपके लिए। ए स्टूडेंट यूज कॉनकेव लेंस, एक बच्चा कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करता है जिसकी पावर है 2 डायोप्टर, माइनस का 2 डायोप्टर। और एक कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है 5 डायोप्टर, तो ये 5 डायोप्टर पॉजिटिव होगी। जो कॉनकेव लेंस होता है वो नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है। तो व्हाट विल द नेट पावर, तो नेट पावर क्या होगा, 5 में से 2 कम, 5 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, 5 में से 2 कम कर दो, तो 3 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, ये आपका आंसर होगा। एक छात्र एक प्रयोग के लिए 2 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस, ये रहा अवतल लेंस, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है, और 5 डायोप्टर उत्तल लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, तो इसके संयोजन की कुल क्षमता क्या होगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, 5 में से 2 कम कर दो, तो 3 डायोप्टर, टोटल पावर आ गया आपके पास। इफ द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर, अब देखिए पावर किस में, माइनस में। अभी मैंने आपको बताया था नेगेटिव पावर क्या होती है, कॉनकेव लेंस, नेगेटिव पावर इंडिकेट करती है, नेगेटिव पावर इंडिकेट करती है तो कॉनकेव लेंस होगा, तो कॉनकेव लेंस आपका आंसर आ जाएगा। यदि किसी लेंस की जो क्षमता है वो -2 डायोप्टर है, अब क्योंकि माइनस में, माइनस जो होता है वो हमेशा कॉनकेव लेंस की पावर होती है, तो इसलिए अवतल लेंस जो होगा वो आपका आंसर होगा। माइनस हमेशा याद रखना, पावर अगर नेगेटिव में है किसी लेंस की तो अवतल लेंस होगा। आगे, द लेंस हैज पावर आपको दिया हुआ है 1/5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ बताओ। अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, पावर दिया हुआ 1.5 इक्वल टू 1/f, अगर मैं 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो f इक्वल टू 1.5 आ जाएगा, पॉइंट हटा दो 0, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो 2/3 आ गया ना, 2/3, तो b जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की जो क्षमता है वो ये दे रखी है, और इसकी फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला 1/f, पावर 1.5, फोकस हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 आ जाएगा, पॉइंट हटा के 10, 5 से काट दो 2, 5 से काट दो 3, तो 2/3। तो बच्चों यहाँ पर ये पेपर बिल्कुल एंड होता है, और ये सारे आंसर मैंने आपको करके दिए हैं जितना जल्दी मुझसे हो सकता है। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा। बात ये नहीं कि आप केवल इन पेपरों को करें, इन पेपरों को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर है, और आप दिल्ली गवर्नमेंट के पेपर का पैटर्न देखोगे और सीबीएसई के पेपर का पैटर्न आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा समानता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन यही आते हैं, बट बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है, और आइडिया मिलना बहुत जरूरी है कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों से बोलो कि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों से बोलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि वो भविष्य में अच्छे नंबर ला सके। आप सबको मेरा नमस्कार।